आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का शाब्दिक अर्थ है कि मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। ठीक, अगर हम किताब की भाषा में देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान तथा इंजीनियरिंग का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति पर आधारित युक्तियों तथा उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति वह युक्ति है जिसमें धारा का चालन इलेक्ट्रॉन की अर्धचालकों में गति के कारण होता है। अब वह क्षेत्र देखेंगे जहां जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल का इंटीग्रल पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र में विकास देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या करते हैं, अलग क्षेत्र घोषित किया गया। संचार में टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, टीवी, उपग्रह, मोबाइल फोन, ईमेल आदि। ठीक, मनोरंजन में टीवी, रेडियो, इंटरनेट, कंप्यूटर, टैप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर। उद्योग के क्षेत्र में कंप्यूटर, रोबोट्स, कैड, सॉफ्टवेयर, स्वतंत्र नियंत्रण प्रणाली आदि हैं। और सुरक्षा के क्षेत्र में रडार, निर्देशित मिसाइल, सैटेलाइट। चिकित्सा में एक्सरे, ईसीजी, ईईजी, पेसमेकर, एंडोस्कोपी, ये आदि क्षेत्र क्या है सब चिकित्सा के क्षेत्र में। इंस्ट्रूमेंटेशन में सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, क्यूमीटर, एटीई, पीएच मीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर और अन्य क्षेत्र में अंतरिक्ष खोज विज्ञान के क्षेत्र में। और इनके बारे में यहाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, संचार के क्षेत्र में कहाँ कहाँ यूज करेंगे, मनोरंजन के क्षेत्र में कहाँ कहाँ यूज करेंगे, उद्योग क्षेत्र में किस तरीके से यूज में लेके आएंगे। उद्योग में कैड हो गया आपका, डिफेंस में कहाँ रडार, मिसाइल क्षेत्र में इसका यूज करते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में है, ठीक है, और इंटरनेट है आपका। ठीक, और आता है अपना, ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स घटक। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक कौन कौन से हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को बनाने के विभिन्न घटकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि क्या कहते हैं, यूज में ले आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं उनके कार्य पर आधारित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं, एक है निष्क्रिय घटक तथा एक है सक्रिय घटक। जिन निष्क्रिय घटक को क्या कहा जाता है, पैसिव कंपोनेंट, और सक्रिय घटक को एक्टिव कंपोनेंट। ठीक, एक्टिव कंपोनेंट। निष्क्रिय घटक में क्या होता है, निष्क्रिय घटक वो होते हैं ऐसे घटक जो कहते हैं घटक जो स्वयं विद्युत का प्रवर्धन नहीं करते हैं, निष्क्रिय घटक कहलाते हैं। किंतु यह महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि सक्रिय घटक इन्हीं की सहायता के बिना सिग्नल का प्रवर्धन नहीं कर सकते। मतलब निष्क्रिय घटकों में सक्रिय घटक की आवश्यकता है पड़ेगी, जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक, तो इंडक्टर, यानी कि निष्क्रिय घटकों के उदाहरण। सक्रिय घटक कौन है, सक्रिय घटक वे घटक हैं जो परिपथ में सिग्नल का वोल्टेज अथवा शक्ति प्रवर्धन कर सकते हैं तथा सिग्नल की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर एवं अन्य अर्धचालक युक्तियां सक्रिय घटक हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां दृष्टिकारी यानी कि कौन कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉनिक घटकों का प्रयोग करके यानी कि आरएलसी, डायोड वायोड को यूज करके जो घटक बनाया जाता है उन्हें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के उदाहरण है जैसे रेक्टिफायर, ये क्या करता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में, ये क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग डीसी में। एम्पलीफायर क्या करता है, किसी सिग्नल का स्तर अर्थात वोल्टेज या शक्ति स्तर बढ़ाने वाली युक्तियों को प्रवर्धक कहते हैं। इनके द्वारा वांछित प्रवर्धक क्या होते हैं, किसी सिग्नल का स्तर जो बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं, प्रवर्धक कहते हैं। ऑसिलेटर क्या होते हैं, ये इनके द्वारा क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर, संचार प्रणाली में यदि सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो सिग्नल को भेजने से पहले उसे मॉड्यूलेटर द्वारा मॉड्यूलेट किया जाता है। इसी प्रकार सिग्नल को मॉड्यूलेटर में कहता है, संचार प्रणाली में यदि सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है, सिग्नल को भेजने से पहले उसे मॉड्यूलेटर द्वारा मॉड्यूलेट किया जाता है। इसी प्रकार सिग्नल को रिसीव करने के पश्चात उसका डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या करते हैं हम, कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी वह महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिसमें सक्रिय व निष्क्रिय घटक को बहुत पतली सिलिकॉन परत बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली क्या है, इसमें इंडक्टर का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें इंडक्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। इंटीग्रेटेड परिपथ का मुख्य लाभ क्या है, अत्यधिक सूक्ष्म आकार, अत्यधिक कम भार, कम कीमत, उच्च विश्वसनीयता, कम पावर, बेहतर अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं। आईसी का डिजाइन का निर्माण माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। एक छोटी सी आईसी चिप पर हजारों घटक बनाए जा सकते हैं। इन आईसी के छोटे होने के कारण ही नित्य नए प्रोडक्ट बाजार में आते हैं, जैसे मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, ऑटोमोबाइल आईसी आदि, सिलाई मशीन आदि क्या है, इंटीग्रेटेड परिपथ के मुख्य उदाहरण। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का
कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में जानते हैं हम क्या होती है। ये सेमीकंडक्टर भी बनाना है हमें, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना, तो हम उससे पहले सेमीकंडक्टर अर्धचालक भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है। अब देखिए क्या कहते हैं, जितने भी कुछ मटेरियल होते हैं उनके कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ क्या, हमें उन स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा है। एक है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और दूसरा है अक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। और अक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो अव्यवस्थित होते हैं, जैसे लकड़ी, पेपर, कागज, माइका आदि क्या अव्यवस्थित ढंग से क्या है, व्यवस्थित है, लोग अक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले। इसी इसी को ध्यान में रखते हुए ठोस पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग को तीन भागों में बांटा है। इनमें चालक यानी कंडक्टर, विद्युतरोधी या कुचालक या इंसुलेटर, तीसरा अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक। सेमीकंडक्टर चालक क्या होते हैं, चालक वह पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी 1022 पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाते ही उनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होने लगता है। इनकी प्रतिरोधकता, मतलब किनकी, कंडक्टर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जबकि चालकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। सामान्यतः सभी धातुएं, जितनी भी दिया मिश्र धातुएं हैं, इनकी क्या है, चालक, क्या कहते हैं, मिश्र धातु चालक होती हैं, जैसे चांदी, पीतल, एल्युमिनियम। अब कुचालक क्या है, कुचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कुचालक क्या होते हैं, वो पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः इनमें अत्यधिक विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी आवेश का प्रभाव नहीं होगा, होगा तो बहुत कम मात्रा में, नगण्य। इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, जबकि चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है, जैसे गिलास, रबड़, माइका इत्यादि। क्या कहते हैं, उसके बाद कुछ चालकों को ऊपर प्रतिरोधक, क्या कहते हैं, इंसुलेशन के लिए हम कुचालक पदार्थों का ही उपयोग करते हैं। अब देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या है, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन या सिलेनियम, ठीक है। ये क्या है, इनकी अर्धचालक क्या होंगे, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों तक कुचालकों के बीच होगी। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ की प्रतिरोधकता, जैसे प्रतिरोधकता तथा चालकता, मतलब चालकता और प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। यहाँ पे हम नीचे एक टेबल दी गई है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चांदी की प्रतिरोधकता लगभग 10⁻⁻9 ओम मीटर है, जबकि माइका की प्रतिरोधकता लगभग 10⁻13 ओम मीटर होती है। अतः चालकों तथा कुचालकों की प्रतिरोधकता में भारी अंतर आ जाता है। इसलिए देखिए सिल्वर की प्रतिरोधकता 10⁻⁹ है, और ठीक वही चालकता 10⁻9 है, ठीक है। तो चालकता प्लस में है और प्रतिरोधकता किस में है, माइनस में है। कॉपर में भी सेम चीज है, प्रतिरोधकता किस में है, माइनस में है, और चालकता किस में है, प्लस में है। अब जैसे लोहे में प्रतिरोधक 10⁻7 और चालकता 10⁻7, जर्मेनियम में 5 और चालकता में 2, ठीक। और उसी तरीके से जर्मेनियम में देखिए 5 है तो चालकता कितनी है, 2। प्रतिरोधकता 5 है, चालकता कितनी है, 2, यानी कंडक्टिविटी इसमें कम है, जबकि प्रतिरोधकता यानी कि ज्यादा है, यानी करंट का प्रभाव कम होगा होगा और सिलिकॉन में 500 है प्रतिरोधकता, और चालकता कितनी है, 0.002, ठीक है, बेकेलाइट और माइका में। उसके बाद देखते हैं ये क्या कर रहा है, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण आवेश का प्रवाह सरलता से होता है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण आवेश का प्रवाह किससे होता है, सरलता से, जबकि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता चालकों व कुचालकों के बीच होती है, ठीक है। अब सिलिकॉन व जर्मेनियम के परमाणु संरचना के बारे में देखते हैं। कोई जितने भी एटम्स हैं, जितने भी कुछ हैं, तो कितने, 3 चीजों से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व कण जो होते हैं, सूक्ष्म कण। एटम परमाणु निम्न सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन एक दूसरे से आपस में बंधे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन एक दूसरे से आपस में बंधे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में क्या है, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। जर्मेनियम व सिलिकॉन की परमाणु संरचना 2.1 दिखाई गई है।
जर्मेनियम परमाणु में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सिलिकॉन में 14। ये दो आपको याद कर लेना है, जर्मेनियम में 32 और सिलिकॉन में 14। दोनों संयोजक कक्षा यानी वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बाहरी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। एक शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल या सिलिकॉन क्रिस्टल में यह चारों संयोजक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोस के 4 परमाणु से संयोजी इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। सहसंयोजी बंध क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये देखिए इसमें दिखाया है, ये है सिलिकॉन का, ये है सिलिकॉन का और ये है जर्मेनियम। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे आते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल संरचना में सिलिकॉन का ये वाला एटम देखिए, इसमें कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, और इन्होंने क्या किया है, अपने पड़ोसी से क्या कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन उधार लिए और ये क्या 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 है, बैलेंस हो गए हैं। ये क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। अब बैलेंस होने से होगा क्या, दो परमाणुओं के संयुक्त होने की यह विधि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी हो रही है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ परस्पर साझेदारी कर ले रहे हैं। साझेदारी होने से सहसंयोजकता कहलाती है। साझेदारी होने क्या कहलाता है, सहसंयोजकता कहलाती है। इन सहसंयोजी बंधों के कारण प्रत्येक परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में यह संयोजक यानी बाहरी कक्षा का संबंध में 8 इलेक्ट्रॉन से होता है, यानी कि बाहरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बंध बना लेने के कारण धारा चालन के लिए उपलब्ध नहीं है। क्यों, देखो बंध बना लिया। इन सहसंयोजी बंध के कारण प्रत्येक परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा या संयोजक कक्षा का संबंध 8 इलेक्ट्रॉन से होता है। ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के कारण धारा का चलन नहीं कर पाते हैं। धारा का चलन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देखिए इन्होंने क्या कर लिया, अब यहाँ से यहाँ साझेदारी कर ली। साझेदारी होने के कारण कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि मूव कर सके। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के मूव के कारण होगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रभाव नहीं हुआ था। हम कहेंगे परम शून्य ताप पर जर्मेनियम या सिलिकॉन कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे। किसकी, कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे। अब देखते हैं विगलित यानी कि विगलित परमाणु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा। विगलित परमाणु कहने का इलेक्ट्रॉन एनर्जीज ऑफ आइसोलेटेड एटम। कोई आइसोलेटेड एटम है, मतलब फिक्स कक्षा में कोई एटम है, वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा देगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल स्थायी कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थायी कक्षा के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। एक निश्चित कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा होती है। एक निश्चित कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा होती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के इन निश्चित मानों के अतिरिक्त किसी अन्य मान पर उपलब्ध नहीं हो सकता। एक बार और देखते हैं हम, ये क्या कहते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल स्थायी कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। एक निश्चित कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन को निश्चित ऊर्जा होती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के इन निश्चित मानों के अतिरिक्त किसी अन्य मान पर उपलब्ध नहीं हो सकता। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से संबंधित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट व जूल का संबंध निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक, उसके बाद हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो कोई इलेक्ट्रॉन है, माने कोई ये का है इलेक्ट्रॉन है, और हम इसे अगर 1 वोल्ट की विभवांतर से मूव कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, जो ऊर्जा जाएगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। वो क्या कहलाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। इसलिए किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके नाभिक से दूरी पर निर्भर करती है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, जबकि उसका आकर्षण फोर्स उतना ही कम होगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यंत पास है तो उसकी ऊर्जा बहुत कम होगी तथा उसे उसकी कक्षा से बाहर हटाना अत्यंत मुश्किल होगा। मुश्किल से तात्पर्य है कि उसकी कक्षा से बाहर हटाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है तो ऊर्जा अधिक होगी तथा उसे उसकी कक्षा से हटाना सरल होगा, अर्थात उसे उसकी कक्षा से हटाने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इससे हम क्या समझे, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूर होगा उसकी इलेक्ट्रॉन के खुद के पास ऊर्जा बहुत अधिक होगी, जबकि वो नाभिक से उतने ही कम अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ होगा। आगे, एक विगलित परमाणु के इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमते हैं
प्रत्येक कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा में व्यक्त किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं ठोस पदार्थ का ऊर्जा बैंड। क्रिस्टल में जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो एटम का में विगलित परमाणु के ऊर्जा स्तर वाला चित्र हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, क्योंकि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति विगलित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति से बहुत भिन्न होती है। एक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की कक्षा केवल उसके अपने परमाणु के आवेशों पर निर्भर करती है, बल्कि उसके आसपास के परमाणुओं के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के आवेश पर भी निर्भर करती है। क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की कक्षा निकट वाले परमाणुओं के आवेश से प्रभावित होती है। क्रिस्टल में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर आवेश भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए एक विशेष कक्षा के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में थोड़ा अंतर अवश्य होता है। एक क्रिस्टल में परमाणु के प्रथम कक्ष में लाखों इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ये कक्षा में ये क्रिस्टल के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर आवेश का वितरण भिन्न भिन्न होता है, इसलिए एक विशेष कक्षा के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में थोड़ा अंतर जरूर होता है। एक क्रिस्टल के परमाणुओं के प्रथम कक्ष में लाखों इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक क्रिस्टल परमाणु के प्रत्येक कक्ष में क्या होते हैं? लाखों इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सब की ऊर्जा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, किंतु इन ऊर्जाओं में अंतर क्या होता है? बहुत कम होता है। यह बहुत कम अंतर वाले जो ऊर्जा स्तर का गुच्छा बना लेते हैं, ये बैंड बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं या गुच्छा बना लेते हैं, कुछ ऐसा बना लेंगे, या फिर कोई सीधा एक बैंड बना लेंगे, ऐसा एक बैंड हो गया, ठीक है, कोई बैंड बना लेते हैं। इसी प्रकार दूसरी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अलग अलग बैंड बना लेते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल में ऊर्जा स्तर के स्थान पर ऊर्जा बैंड होते हैं, जैसे कि प्रथम ऊर्जा बैंड, द्वितीय ऊर्जा बैंड आदि। सिलिकॉन का ऊर्जा बैंड नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है तथा इसकी तीसरी अर्थात बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी तीसरी अर्थात बाह्य कक्षा में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसका तीसरा बैंड संयोजक बैंड होता है। चित्र नेक्स्ट पेज में दिखाया गया कि ऊपर की ओर एक बैंड, एक और बैंड चालन बैंड होता है। ये तीनों निचले बैंड जिसमें संयोजक बैंड भी शामिल है भरे हुए दिखाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें। देखिए, सिलिकॉन का विगलित परमाणु में तृतीय कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन की विगलित परमाणु में तृतीय कक्षा में पहली, दूसरी, तीसरी कितने कहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। जबकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। कितने? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या आ सकते हैं। लेकिन सिलिकॉन क्रिस्टल में संयोजक बैंड, संयोजक यानी कि वैलेंस बैंड पूर्णतः बड़ा होता है, क्योंकि पूर्णतः भरा हुआ होता है, क्योंकि क्रिस्टल में सिलिकॉन परमाणु के चारों ओर पड़ोसी सिलिकॉन परमाणु से संयोजक कक्षा में इलेक्ट्रॉन सह संयोजक बना लेते हैं। हम तो देख रहे हैं कि हमें तो पता है कि 4 है, पर जो असलियत में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो अपने बगल वाले परमाणु से 4 साझेदारी कर लेता है और क्या कहते हैं, सह संयोजक बंध से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु के संयोजक बैंड को भरने के लिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिस कारण से हम ये तीसरा बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होकर हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है? पूर्णतः भरा हुआ है, क्योंकि इसने अपने पड़ोसियों से क्या बना लिया है? सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ गया है। बैंड भरे होने से तात्पर्य है कि उसके सारे मान्य ऊर्जा स्तर, माने कितने? पहला, दूसरा, 3 ऊर्जा स्तर हैं इसके। 3 ऊर्जा स्तरों को इलेक्ट्रॉनों ने घेर रखा है। इस प्रकार इस पूर्ण बैंड के इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति नहीं कर सकते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह में कोई सहयोग नहीं देंगे, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। चालन बैंड संयोजक बैंड के ऊपर होता है। चालन बैंड जो है कंडक्शन बैंड क्या कहते हैं? चालन बैंड संयोजक बैंड की क्या है? ऊपर है, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है, हर जगह ऊपर ही मिलेगा आपको। चालन पूर्णतः भरा होता है। देखिए यहाँ से चालन बैंड संयोजक बैंड क्या होता है? ऊपर होता है। चालन बैंड संयोजक बैंड क्या होता है? ऊपर होता है। इन दोनों बैंडों के मध्य वर्जित ऊर्जित अंतराल, वर्जित मतलब ऊर्जा अंतराल, यानी कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो कितनी है? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसी इलेक्ट्रॉन के संयोजक बैंड से चालन बैंड ले जाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को संयोजक बैंड से वैलेंस बैंड में जब भी हो जाएगा तो हमें क्या करने की कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो ऊर्जा कहते हैं इससे अधिक होनी चाहिए। इससे किससे कहते हैं? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी चाहिए। यहाँ सिलिकॉन के लिए वर्जित अंतराल कितना है? 1.12 इलेक्ट्रॉन।
अतः सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों को संयोजी बैंड से चालन बैंड में लिफ्ट यानी लेकर जाने के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। यदि हम 1.12 इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा कम देंगे तो सिलिकॉन से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को संयोजी बैंड से चालन बैंड में ले जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। इसीलिए चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण नगण्य होगा। चालन बैंड में कौन सा बैंड? चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या होगा? नगण्य, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं, नाभिक से अधिक दूर होते हैं। अब देखिए बाहरी कक्षा में क्या 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉनों को ले जाया जाएगा तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, क्योंकि पर खुद में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? बहुत अधिक होगी। इस कारण से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब हम थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे तो वो फ्री है मूव करने के लिए फ्री है, तो धारा का प्रभाव उसमें होगा, धारा का प्रभाव होगा। ठीक, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।